Well, hello students. Today we are going to talk about मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर हमने बात किया था अबाउट पॉलेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग मूव करते हैं और इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन। अल्टीमेटली थ्रू मेगास्पोर हम लोग देखेंगे कैसे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, याद कीजिए हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं और इसीलिए सबसे पहले हमने गैमेटोजेनेसिस को देखना चालू किया था। तो मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं वो हमने देख लिया है। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। वेरी वेल, अब देखिए जैसे कि ये टर्म बोल रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि ये दो वर्ड्स का बना हुआ है, मेगास्पोर एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस वर्ड का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं? हम ऑलरेडी जानते हैं कि मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरोफिल में बनता है ना, यानी कि मेगास्पोरोफिल के अंदर होती है मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो बनता है आपका मेगास्पोर। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड टू एन और जो मेगास्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं एन, है ना, ये मियोसिस से बनते हैं। वेरी गुड, ये हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इस बात को देखा था। ठीक है, चलिए बेटर विजिबिलिटी के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस वीडियो को, इनसेट को। वेरी वेल, या तो हम लोग जान रहे हैं कि मेगास्पोरोफिल में ही आपका मेगास्पोर बनने वाला है। अब देखिए जैसे ही हम बात करते हैं मेगास्पोरोफिल की, है ना, यानी कि ये क्या होगा? फिल है पीछे, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड लीफ। ओके, तो देखिए ये एक लीफ होता है जो कि मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करके क्या बनता है आपका मेगास्पोरोफिल। क्या देखने को मिलता है आपको? ये जो लीफ है ये मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके ये एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको आप कार्पेल या फिर पिस्टिल कहते हैं, और जिसके तीन पार्ट्स हमने देखे थे पिछले लेक्चर्स में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिछले लेक्चर्स में नहीं, हमने क्लास 11th में जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहां पे भी ये सारी बातें हमने फिर से की थी। वेरी वेल, चलिए हम लोग ये भी जानते हैं कि आपका जो मेगास्पोर है वो ओवरी के अंदर बनता है। ठीक है, स्टिग्मा एंड स्टाइल का दूसरा फंक्शन होता है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखिए ओवरी के अंदर क्या होता है, ये मैं यहाँ पे आपके लिए ओवरी ड्रॉ कर रहा हूँ और ये जो ओवरी है ये यूजुअली हम लोग सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है ना। इट इज मेड अप ऑफ वॉल्स, है ना, 3 लेयर में है और इनको हम ओवरी वॉल्स कहते हैं। हम लोग जब फ्रूट पढ़ेंगे तो हम वहां पे बात करेंगे इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प की, है ना। तो दे डेवलप्स फ्रॉम द ओवेरियन वॉल। तो ये ओवरी का वॉल मैंने बना दिया और ओवरी के अंदर जो जगह है वो खाली नहीं है बल्कि इट इज फिल्ड विद सेल्स, है ना। तो यहाँ पे मैं ये सेल्स बना दे रहा हूँ। वेरी वेल, चलिए तो ये सारे आपके क्या हैं? सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में से अ ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, चलिए पहले सेल्स ठीक से बना लेते हैं। वेरी गुड, इनमें से अ ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, जो कि यहाँ पे रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दे स्टार्ट बिहेविंग एज ओव्यूल प्राइमोर्डिया, है ना। देखिए ओव्यूल प्राइमोर्डिया कहने का मतलब क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि आगे चल करके ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये जो आपके सेल्स थे, ये सेल्स में से ही जो ब्लू वाले आपको सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ब्लू वाले सेल्स हैं इनमें से ही जो कुछ सेल्स होते हैं वो सेल्स, ग्रुप ऑफ जो सेल्स हैं वो सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप में कुछ चेंजेस करते हैं टू बिकम ओव्यूल प्राइमोर्डिया। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल प्राइमोर्डिया है इसमें भी रिमार्केबली 2 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, वो सेल्स जो कि ओवरी के वॉल को टच कर रहे हैं इनको हम कहते हैं बेसल सेल्स, और दूसरे जो नहीं कर रहे हैं वो हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब ये जो आपके बेसल सेल्स हैं दे फर्दर डिवाइड
बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस टू फॉर्म इंटेग्यूमेंट, ठीक है। वेयर एज जो अदर रिमेनिंग ग्रुप ऑफ सेल्स हैं बेसल सेल्स को छोड़ करके, वो डिवाइड करते हैं, एनलार्ज करते हैं टू बिकम न्यू सेल्स, ठीक है। याद रखिए कि आपका जो ग्रोइंग ओवरी है, जो ग्रोइंग छोटा सा ओवरी है, उसके अंदर जो भी सेल्स हैं उनमें से कुछ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स बिहेव्स एज ओव्यूल प्राइमोर्डिया, और उस ओव्यूल प्राइमोर्डिया में दो तरह के सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ बेसल सेल्स हैं और रिमेनिंग ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। जो बेसल सेल्स हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म द इंटेग्यूमेंट, और जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो बिहेव करते हैं एज न्यूसेलस। अब आप बोलोगे ये न्यूसेलस क्या होता है? न्यूसेलस इज नरिशिंग सेल, है ना। ये जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ओके। ये नरिशिंग सेल्स होते हैं, न्यूसेलस होते हैं। अगर ये बच जाएं तो ये एडिबल भी होते हैं, हम लोग भी न्यूसेलस खाते हैं, बाद में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या देखा? लीफ प्राइमोर्डिया है, बेसल सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, इंटेग्यूमेंट एंड न्यूसेलस। अब देखिए एक्चुअली में ये होता कैसे है। अब चलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ओव्यूल प्राइमोर्डिया में हमने बात की कि इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस बनता है, तो ये दिखता कैसे है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपको। ये देखिए अंदर में जो व्हाइट वाला हमने ड्रॉ किया है, दिस थिंग, दिस पोर्शन, दिस इज फिल्ड विद सेल्स, है ना, और ये न्यूसेलस होता है। और बाहर के ये जो हैं लेयर्स, दो लेयर, दिस इज इंटेग्यूमेंट, जो किसने बनाया? बेसल सेल्स ने। चलिए, सो दिस इज आउटर is integument, ओके। और ये ओवरी वॉल है, और अंदर में जो आपका व्हाइट वाला जगह है दैट इज न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस है ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे हमने सेल्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, सारे के सारे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। ये न्यूसेलस हो गया। अब देखिए न्यूसेलस के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनमें से कोई एक सेल, ठीक है, कोई एक सेल अपने आप को एनलार्ज करता है, मॉडिफाई करता है टू बिकम आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। सो न्यूसेलस पूरा का पूरा बन गया, और न्यूसेलस के अंदर कोई एक सेल जो है वो क्या बन गया? आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। नाउ अगर आपको याद हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी हमने बात की थी इसी तरह से आर्कीस्पोरियल सेल की, लेकिन वहां पे देयर वर अ ग्रुप ऑफ आर्कीस्पोरियल सेल्स इन ईच स्पोरेंजियम, है ना। हर एक स्पोरेंजियम को बनाने के लिए देयर वर अ ग्रुप ऑफ आर्कीस्पोरियल सेल्स, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस में सिर्फ एक आर्कीस्पोरियल सेल होता है जो कि एक ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। चलिए सॉरी, एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। चलिए, तो ये जो न्यूसेलस का सेल था पूरा का पूरा, उसमें से कोई एक सेल अपने आप को एनलार्ज किया टू बिकम आर्कीस्पोरियल सेल। अब देखिए आर्कीस्पोरियल सेल के साथ क्या होता है ना, इसको मैं इधर कर देता हूँ इस विंडो को, वेरी गुड। अब देखिए ये जो आपका आर्कीस्पोरियल सेल है, ठीक है, ये जो आपका एक सिंगल आर्कीस्पोरियल सेल है, अब ये डिवाइड करता है ना। और यहाँ पे जो डिवीजन है, याद रखिए दिस डिवीजन इज पेरिक्लिनल डिवीजन, ठीक है। जैसा कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी देखा था, आर्कीस्पोरियल सेल में वहां पे भी पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था, और वो भी डिवीजन कैसा था? माइटोसिस था। तो यहाँ पे भी आर्कीस्पोरियल सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल होता है, और उससे दो सेल्स बनेंगे, ठीक है, आउटर पेराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल। चलिए, तो ये जो ऑरेंज से मैंने दिखाया है दिस इज प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल, और व्हाइट से जो मैं दिखा रहा हूँ दैट इज पेराइटल सेल। अब देखिए जो पेराइटल सेल होता है, यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो फर्दर ये पेराइटल सेल माइटोसिस से डिवाइड करेगा और न्यूसेलस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूसेलस का फॉर्मेशन करेगा। बट ओनली इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे पेराइटल सेल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये डिजेनरेट कर जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट है तो ये डिवाइड करके न्यूसेलस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में यू डू नॉट हैव टू वरी अ लॉट,
ठीक है, तो हम फोकस किस पे रखना है, प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल पे। अब देखिए प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल क्या करता है, फिर प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल जो होता है ये खुद को एनलार्ज करता है, बड़ा होता है, एंड इट स्टार्ट टू बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये कैसा बिहेव करने लगा, मेगास्पोर मदर सेल, उसको हम लोग एब्रिविएट कर देते हैं एमएमसी से, और ये सेल अभी भी क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें पहली बार मियोसिस होगा, पहली बार और आखिरी बार, है ना, किसी भी पर्टिकुलर सेल लाइन में एक ही बार मियोसिस हो सकता है, दूसरी बार कभी नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा, देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट। ठीक है, तो ये जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी है, इसमें आपका मियोसिस होगा। सिंस इस मियोसिस से स्पोर बनने जा रहा है, मेगास्पोर बनने जा रहा है, इसीलिए ऐसे मियोसिस को हम स्पोरोजेनिक मियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पोरोजेनिक मियोसिस, और स्पोरोजेनिक मियोसिस होने से एक मदर सेल से, एक डिप्लॉइड मदर सेल से आप लोग जानते हो कि हमेशा 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो एक डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होता है तो उससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। यहाँ पे भी यही होगा, एक जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें स्पोरोजेनिक मियोसिस होगी और उससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। चलिए बन गया ये 4 मेगास्पोर्स। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट। देखिए इस ट्विस्ट को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं ओव्यूल पे। ठीक है, अब ओव्यूल पे देखिए, जो मैंने ओव्यूल बनाया था यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं था। ठीक है, कैन यू सी दिस कर्सर, तो यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे कि इंटेगुमेंट नहीं है, और इस प्लेस को या इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, है ना, वो जो जगह है जहाँ पे कि इंटेगुमेंट नहीं है उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल, और इस एंड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। और इसके ठीक ऑपोजिट एंड, है ना, जहां पे कि इनर इंटेगुमेंट नहीं है, सिर्फ आउटर इंटेगुमेंट है, उसको हम बोलते हैं चैलेजा, एंड उस एंड को बोलते हैं चैलेजल एंड। ठीक है, चैलेजा, CHALAZA, चैलेजा। ठीक है, अब देखिए तो आपका जो ओव्यूल होता है उसमें एक माइक्रोपाइलर एंड होता है और एक चैलेजल एंड होता है। ठीक है, और याद रखिए कि ये जो आपका आर्किस्पोरियल सेल है, या ये अभी जितना भी आपने चीज पढ़ा कि उसमें डिवीजन हुआ, प्राइमरी स्पोरोजेनिक, पेराइटल सेल, है ना, माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल, और ये जो आपका 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, ये चारों माइक्रोस्पोर एक्चुअली में कहाँ बने हैं, इसके अंदर, यहाँ पर। ठीक है, अब इनके ओरिएंटेशन ऐसा है कि एक M साइड है, दूसरा C साइड है, तो यहाँ पे हम M और C डिनोट कर देते हैं। अब होता क्या है, अनलाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अनलाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, अनलाइक मैं बोल रहा हूँ, अनलाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जहाँ पे कि चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स जिंदा रहते हैं, एक्सेप्शन है उसका साइपरेसी फैमिली, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस से जो आपका 4 मेगास्पोर्स बने हैं उनमें से 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही बच जाएगा। ठीक है, और ये कौन 3 डीजेनरेट करेंगे, ये देखिए, तो ये जो 4 हैं, 4 में से जो 3 है माइक्रोपाइलर एंड से वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और एक जो चैलेजल एंड पे है वही बचता है, तो आपका सिंगल मेगास्पोर बचा। ठीक है, मेगास्पोर, यानी कि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो एक मेगास्पोर मदर सेल से जब मियोसिस होगा उसमें तो एक ही मेगास्पोर बनेगा, यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या देखा था कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन हो रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को कि जब भी हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे, पॉलेंस के फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 पॉलेन ग्रेन्स बनेंगे, लेकिन एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे, इस पे सवाल पूछा जाता है। सवाल कैसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि सपोज कीजिए कि यू हैव टू मेक 100 जाइगोट्स, हाउ मेनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड। चलिए 100 जाइगोट्स बनाने, 100 जाइगोट्स बनाने के लिए 100 आपको मेल स्पर्म मेल गैमेट चाहिए, 100 फीमेल गैमेट चाहिए। अगर प्लांट है तो 100 पॉलेंस चाहिए एंड 100 आपका ओव्यूल चाहिए। अब 100 ओव्यूल बनाने के लिए आपको 100
टाइम्स मियोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक मेगास्पोर मदर सेल से में जब एक बार मियोसिस होगा तो उससे एक ही मेगास्पोर बन रहा है, तो 100 टाइम्स तो यहीं पे होगा। और 100 आपको पॉलेंस बनाने के लिए सिर्फ 25 टाइम्स ही मियोसिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब मियोसिस होगा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में तो उससे 4 पॉलेंस बन जाएंगे, तो अगर 25 यानी कि 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल लिया तो उससे 100 पॉलेंस बन जाएंगे। ठीक है, तो 25 मियोसिस मेल गैमेट बनाने के लिए एंड 100 फीमेल गैमेट बनाने के लिए, तो 100 जाइगोट बनाने के लिए टोटल कितने हो जाएंगे? 125। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है आपसे, नीट में कई बार पूछा गया है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहां पे वो एक्सेप्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, साइपरेसी फैमिली, वो भी पूछ लिया जाता है। अगर ये साइपरेसी फैमिली होगा तो आंसर सीधा कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि मेल गैमेट बनाने के लिए भी अनदर 100 आपको मियोसिस करना पड़ेगा। तो 100 मेल गैमेट के लिए, 100 फीमेल गैमेट बनने के लिए, तो टोटल कितना होगा? 200। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। एनीवेज, चलिए कमिंग बैक टू दिस लेक्चर। तो आपका एक मेगास्पोर मदर सेल से इन जनरल आपका एक मेगास्पोर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोरोजेनिक मियोसिस। ठीक, बन गया। अब ये जो मेगास्पोर है, जो हैप्लॉइड मेगास्पोर है, इसके अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है ना। इट एनलार्जेस इन साइज एंड इट अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। नया साइटोप्लाज्म अभी यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। यानी कि अब जो आपको नया सेल दिखेगा मेगास्पोर सेल, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कितना होता है? 3 बार होता है। अब देखिए कैसे होगा, देखिए 3 न्यूक्लियर डिवीजन। तो पहली बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो एक न्यूक्लियस से 2 बने, जब दूसरी बार हुआ तो 2 से 4 बन गया, और जब तीसरी बार होगा तो 4 से कितने हो जाएंगे? 8। तो टोटल 3 टाइम्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मेगास्पोर सेल है, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब होता क्या है, ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं, ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, रीअरेंज कैसे करते हैं? रीअरेंज कुछ इस तरह से करते हैं कि 3 जो है वो ऊपर चले जाते हैं। एक्चुअली पहले 4 ऊपर चले जाते हैं और 4 नीचे चले जाते हैं, दोनों अलग अलग पोल्स पे चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऊपर से अपर पोल से एक न्यूक्लियस बीच में आता है और लोअर पोल से भी एक न्यूक्लियस बीच में आता है। तो ऊपर वाले पोल पे भी 3 न्यूक्लियस बच गए, नीचे वाले पोल पे भी 3 न्यूक्लियस बच गए, और बीच में 2 न्यूक्लियस। ठीक है, तो अल्टीमेटली अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखता है। देखिए ऊपर में 3 न्यूक्लियस चले गए और नीचे में 3, बीच में 2, और फाइनली इसके बाद से क्या हो जाता है आपका? साइटोकाइनेसिस, है ना, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इससे बनता क्या है? देखिए ऊपर में आपके 3 एंटीपोडल सेल्स बन गए जो कि हैप्लॉइड हैं, बीच में जो बना वो एग सेल है, और साइड में जो 2 बने वो सिनर्जिड्स हैं। तो जो बीच वाला पूरा पोर्शन बच गया साइटोप्लाज्म का, ये बड़ा सा लार्ज सेंट्रल सेल है ना। और इस सेंट्रल सेल में देखिए आपके 2 न्यूक्लियाई हैं, है ना, देयर आर 2 न्यूक्लियाई, इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहते हैं। समझ में आ रहा? सो सी, ये जो पूरा का पूरा अब ये आपका जो मेगास्पोर था, है ना, जिसको कि अब हम एम्ब्रियो सैक भी बोलेंगे, ये डेवलप हो गया, और ये अब कुछ इस तरह से डेवलप किया कि इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल और 1 सेंट्रल सेल है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं, इंसेट को, so that you have a better visibility. Now see, अब अगर आप इस चीज को देखते हैं तो अब देखिए, तो टोटल अगर आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को देखा तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने थे? 3 एंटीपोडल and 2 synergids, 3 and 2 5, 1 egg cell 6 and 1 central cell 7 cells. बट न्यूक्लियस कितने थे? हर एक में 1 और सेंट्रल सेल में 2, यानी कि टोटल कितने हो गए? 8। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। प्लीज डू रिमेंबर कि आपका जो एम्ब्रियो सैक होता है, इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, जिसमें से कि जो सेंट्रल सेल होता है उसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, n+n लिखते हैं हम उसे।
बाकी जितने भी सेल्स होते हैं वो सब हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, चलिए तो ये देखिए ये अरेंजमेंट हो गया आपका, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कि पूरा का पूरा ओव्यूल कैसा दिख रहा है, तो ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया और ये सब कुछ बना कहाँ था, इनसाइड दी इंटेगुमेंट का लेयर। तो ये इंटेगुमेंट आ गया और यहाँ पे ओवेरियन वॉल हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फुल्ली डेवलप्ड पॉलीगोनम टाइप ओव्यूल, है ना। और ये जो बीच में है एग सेल, वही क्या है, फीमेल गैमेट। नाउ ऑब्वियसली एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने बोला इट इज फुल्ली डेवलप्ड पॉलीगोनम टाइप ओव्यूल, so does it mean there are different other type of ovules? Yes, there are, ठीक है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड जो आपका एम्ब्रियो सैक है ये सबसे कॉमन है एंड इट इज कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप। बट इसके अलावा भी और बहुत सारे तरह के एम्ब्रियो सैक्स होते हैं एंड दीज वर डिस्कवर्ड बाय Panchanan Maheshwari या P. Maheshwari. He has done a remarkable job, remarkable research in this area, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जैसा नाम आपको बता रहा है, he was an Indian scientist, so please याद रखिएगा, this is his contribution, Panchanan Maheshwari. Very well, चलिए तो this is how a fully developed polygonum type या the most common type of ovule looks like, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट कुछ चीजें देखते हैं, और नेक्स्ट चीज देखने से पहले चलिए ओवरऑल होलिस्टिक व्यू ले लेते हैं। तो ये अभी तक हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, कैसे है ना। हमने देखा कि ओवरी के अंदर जो है आपके सेल्स हैं, उनमें से कुछ सेल्स ओव्यूल प्राइमोर्डिया बन गए, और ओव्यूल प्राइमोर्डिया में भी 2 तरह के सेल्स थे, बेसल सेल्स एंड ग्रुप ऑफ सेल्स। जो बेसल सेल्स थे उन्होंने इंटेगुमेंट बना दिया, जो ग्रुप ऑफ सेल्स थे उन्होंने न्यूसेलस बना दिया। और न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस के बाहर आपका इंटेगुमेंट का लेयर होता है, और जो न्यूसेलस है उनके अंदर वन सेल और आई कैन से वन न्यूसेलर सेल enlarges to become archisporial cell. The archisporial cell further divides periclinically through mitosis to form parietal cell and primary sporogenic cell. Parietal cell, if required, will divide to form nucellus. If not, it will degenerate and provide nourishment. ठीक है? Whereas the primary sporogenic cell, it will enlarge to become megaspore mother cell. And now the megaspore mother cell will undergo the sporogenic meiosis to form 4 megaspores या megaspore daughter cells. Out of these 4 megaspores, 3 from the micropilar end are going to degenerate. 1 remains alive, and this single megaspore mother cell will again undergo the process of development. It will enlarge and undergo 3 rounds of free nuclear division to form 8 nuclei. Out of these 8 nuclei, 4 are on the each pole. From each pole, one nuclei migrates to the middle position, है ना, to form secondary nuclei. Now the process of cytokinesis occurs to form 3 antipodal cells, 2 synergids, 1 egg cell, and 1 central cell. है ना, central cell have 2 nuclei, as I said earlier, N and N. Very good. So this results in a 7-celled 8 nucleated embryo sac, and the overall structure appears like this as it is drawn here. ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर देखा। आगे देखते हैं। If we move forward, see, so next thing we should see is how or what different type of ovules you can find. See, अब देखो ये जो आपका ओव्यूल है, अगर आप इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, तो ये जो ओव्यूल को आप देख रहे हो, ऑब्वियसली इसमें इंटेगुमेंट है, अंदर में आपका शुरू में न्यूसेलस होता है ना, और उस न्यूसेलस का एक सेल जो है वो डेवलप कर जाता है इनटू आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए ये जब आर्कीस्पोरियल सेल डेवलप कर रहा होता है, ठीक है, तो ये जब डेवलप कर रहा होता है तो स्लोली क्या करता है, ये आर्कीस्पोरियल सेल खुद तो साइज में ग्रो करता है
है ना, ग्रो करेगा, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, उसमें डिवीजन होंगे, फाइनली आपका ये एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, है ना, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। ड्यूरिंग द टाइम देखिए जो स्पेस है अंदर में वो तो लिमिटेड है, तो आपका आर्किस्पोरियल सेल क्या करता है, जैसे जैसे ग्रो करता है, जैसे जैसे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, ये न्यूसेलस को डिजेनरेट करता रहता है, उसको खाता जाता है, ठीक है। तो न्यूसेलस इज continuously degenerated to provide nutrition to the growing embryo sac, ठीक है। तो ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है उसको नरिशमेंट कौन दे रहा है, न्यूसेलस के सेल्स या न्यूसेलर सेल्स खुद डिजेनरेट होकर के। तो जब वो डिजेनरेट करते जाते हैं तो धीरे धीरे वो जगह कौन लेता जाता है, एम्ब्रियो सैक। तो ऐसा बहुत सारे प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है कि जब आपका एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इट कंज्यूम्स द एंटायर न्यूसेलस, है ना। तो न्यूसेलस बचता नहीं है, सारा का सारा न्यूसेलस जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक में कंज्यूम कर लिया जाता है, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। वेयर एज कुछ ऐसे भी आपके प्लांट्स हैं जहां पे कि ऐसा नहीं होता है ना, इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जहां पे कि ऐसा नहीं भी होता है, और उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि एम्ब्रियो सैक तो बनता है लेकिन वो एम्ब्रियो सैक पूरा का पूरा न्यूसेलस कंज्यूम नहीं कर पाता है, सम अमाउंट ऑफ न्यूसेलस अभी भी उसके अंदर बचा रह जाता है, ठीक है। तो ये न्यूसेलस कहां मिलेगा आपको, इंटेग्यूमेंट और एम्ब्रियो सैक के बीच में, ठीक है। सो इन सम केसेस वी फाइंड न्यूसेलस, in some cases nucellus is totally used, यानी कि no nucellus left, कहीं पर nucellus होता है। now on this basis हम लोग आगे देखेंगे कि जब इस ओव्यूल से सीड बनेगा और अगर उसमें nucellus है तो हम इसको nucellar सीड बोलेंगे, है ना, नहीं है तो नॉन एल्बुमिनस या एल्बुमिनस, वो सब हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है। nucellus के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। चलिए, so the whole point here is कि जब एक ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है इट मे हैव न्यूसेलस इन इट्स फुल्ली डेवलप्ड मैच्योर्ड स्टेट और इट मे नॉट, ठीक है। इनिशियली इमैच्योर स्टेट में सब में न्यूसेलस होता है, लेकिन किसी किसी प्लांट्स में ये न्यूसेलस पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है, किसी किसी में बचा रह जाता है, ठीक है। वेरी वेल, चलिए, सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है इसमें इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ, हम लोग देखते हैं ओव्यूल, ठीक है। तो अगर हम लोग डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं तो लेट्स सी, देखिए जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि डिटेल में आपका एक एम्ब्रियो सैक होगा, एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए हैं, एंटीपोडल सेल्स, एग सेल्स, सिनर्जेट्स, है ना, बाहर में आपका इंटेग्यूमेंट होगा और ये कनेक्टेड होगा टू दी ओवरी वॉल, है ना। क्यों, क्योंकि ओवरी वॉल से इसको नरिशमेंट मिलता है। अब देखिए, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जहां पे जाकर के ओवरी वॉल से कनेक्टेड होता है, ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है जहां पे कि आपका ओव्यूल कनेक्ट होता है जाकर के ओवरी वॉल से, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से ओरिजिनेट करता है और ओव्यूल को कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। चलिए, तो फ्यूनिकल और प्लेसेंटा आपको समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर वाइज इसका फंक्शन क्या है, प्लेसेंटा का जो फंक्शन होता है इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ओव्यूल, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो है वो आपके ग्रोइंग ओव्यूल को क्या दे रहा है, नरिशमेंट दे रहा है। तो फ्यूनिकल क्या कर रहा है, फ्यूनिकल इज जस्ट अ स्टॉक जिसके थ्रू आपका नरिशमेंट जाता है, उसको मिलता है, प्लस उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा होता है, ठीक है। तो फ्यूनिकल हो गया, प्लेसेंटा हो गया। अब फ्यूनिकल जहां पे जाकर के अटैच होता है विद द ओव्यूल, और ओव्यूल में भी कहा टू द इंटेग्यूमेंट, उस स्वोलन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइलम। तो जहां पे ये अटैच होता है वहां पे ये स्वोलन स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। चलिए, हमने चैलेजा एंड की पहले ही बात कर ली है ना। माइक्रोपाइल के उल्टा वाला जो एंड है उसको हम बोलते हैं चैलेजा, और वो पॉइंट जहां पे कि इंटेग्यूमेंट नहीं होता है, जहां पे पोर जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, क्योंकि वहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। वैसे ही वो चैलेजा है और उस एंड को बोलते हैं चैलेजल एंड। चैलेजल एंड पे एक चीज ध्यान दीजिए कि मैंने जो इनर इंटेग्यूमेंट है उसको डिसकंटिन्यू किया है, वो नहीं बनाया है ना।
तो चालीजल एंड पे इनर इंटेगुमेंट डिसकंटिन्यूड होता है, नहीं होता है। चलिए, ऑब्वियसली जैसे हमने बोला, अब बाहर वाले को आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये 3 पहले ही बता चुका हूँ। देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स, दिस इज सेंट्रल सेल जिसमें कि n+n है, ये दोनों सिनर्जिड्स हैं साइड्स वाले, और बीच में एग सेल, और ये सब कुछ मिलकर के क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक में देखिए एक और चीज यहाँ पे हम लोग रिमार्केबल बात करते हैं कि हाइलम जहाँ पे जाकर के अटैच होता है टू द इंटेगुमेंट, तो अटैचमेंट के पास जो ये लेयर होती है, जहां जितनी एरिया पे ये अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं रैफे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रैफे। ओके, और जैसा कि हमने बोला था कि सेंट्रल सेल के ये जो 2 न्यूक्लियस है, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये n+n होते हैं। ठीक है, इनको 2n मत बोलिएगा, ये अभी तक इस न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, ये बाद में होगा लेकिन बाद में होगा, हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो ये आपका टिपिकल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड आपका पॉलीगोनम स्टाइल ओव्यूल है, ये उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इस ओव्यूल में जो इंटेगुमेंट है या जो आपका न्यूसेलस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिप्लॉइड 2n होते हैं। जो एंटीपोडल सेल्स हैं, सिनर्जिड्स हैं, एग सेल है, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड n होते हैं, और जो सेंट्रल सेल है वो क्या है, n+n है ना। वेरी वेल, नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ ओव्यूल, है ना। और ये जो टाइप है, बेसिकली इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन और द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, देखिए अब स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो एक ओव्यूल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एक तरह का ओव्यूल, जिसमें देखिए माइक्रोपाइल ऊपर है, ये चालिजल है, और ये फ्यूनिकल है। अब देखिए इसमें आप लोग रिमार्केबली देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका माइक्रोपाइल है, चालिजा और फ्यूनिकल है, ये तीनों एक ही लाइन में है। ठीक है, और ये कुछ अलग सा ओव्यूल दिख रहा है, ये आपको मिलता है कहाँ, जिम्नोस्पर्म में। दूसरे टाइप का जो ओव्यूल होता है, जो कि सबसे कॉमन होता है, ये इस तरह का ओव्यूल होता है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया है, जिसमें माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है, चालिजा ऊपर है, और फ्यूनिकल इधर है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, और इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस। ठीक है, सो इस तरह के ओव्यूल को हम क्या कर रहे हैं, एनाट्रोपस टाइप। जो पहले हमने बताया उसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस टाइप। ठीक है, एक और है जिसमें कि जो ओव्यूल है वो कैसे है, हॉरिजॉन्टल है। देखिए, तो आपका माइक्रोपाइल, चालिजा और फ्यूनिकल को देखेंगे तो माइक्रोपाइल जो फ्यूनिकल है वो 90 डिग्रीज पे है, और इसको हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है रेननकुलस में या रेननकुलेसी फैमिली में। ठीक है, रेननकुलेसी फैमिली का मोस्ट टिपिकल जो प्लांट होता है दैट इज रेननकुलस। चलिए, एक और टाइप है, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपका पूरा ओव्यूल है उसमें इंटेगमेंट्स एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसके चारों तरफ घूमे हुए हैं। ये देखिए, कैन यू सी, ये आपको मिलता है ओपोन्सिया में या डिफरेंट कैक्टस में, और इस टाइप को हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, अब देखिए इन सब में रिमार्केबल चीज देखिए, जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है वो कुछ ऐसा है, राइट, सीधा, माइक्रोपाइल भी, चालिजा, फ्यूनिकल सब एक ही लाइन में लगे हुए हैं, तो ये एक सीधा ओव्यूल है। इन सब में जो एंगल है माइक्रोपाइल, चालिजा और फ्यूनिकल में एंगल कितना है, 0 डिग्री। सो दिस इज ऑर्थोट्रोपस। अब ये यहां से होकर के सीधा 180 डिग्री ऐसे मूव कर गया, है ना, सीधा ऐसे था, अब यहां से सीधा 180 डिग्री मुड़ गया, तो इस क्या बन गया, एनाट्रोपस। ठीक है, अगर यहां ना मुड़ करके अगर ये सिर्फ 90 डिग्री पे मुड़ता तो ये क्या था, हेमी एनाट्रोपस। और अगर 180 के बाद और एक बार 180 डिग्री मुड़ जाए, है ना, घूम जाए, तो ये क्या हो गया, 360 डिग्री सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, सो these are different types of ovule based on their arrangement. इसके अलावा 2 टाइप और होते हैं, बट दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, जिसमें कैम्पाइलोट्रोपस भी आता है। ठीक है, सो दीज आर द टाइप ऑफ ओव्यूल्स। वेल, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, लेट अस रिकॉल वंस अगेन। हमने देखा कि कैसे ओवरी के अंदर आपके कुछ ओव्यूल प्राइमोर्डिया से ओव्यूल का न्यूसेलस एंड
प्लस इंटेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। फिर कैसे आपका जो न्यूसेलस का एक सेल जो है वो आर्किस्पोरियल सेल बना, आर्किस्पोरियल सेल से कैसे फिर आपका प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल बना, प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल से फिर कैसे आपका पूरा का पूरा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर हमने डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा ऑफ वन टिपिकल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ओव्यूल। फिर हमने देखा कि इट इज पॉसिबल कि किसी किसी ओव्यूल में पूरा न्यूसेलस कंज्यूम हो जाए और किसी किसी में इट रिमेन्स लेफ्ट ओवर, है ना, लेफ्ट ओवर न्यूसेलस रह जाए, तो वो भी हमने देखा। नेक्स्ट हमने फाइनली देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल जैसे कि ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, वेल चलिए कंपाइलोट्रोपस की बात किया तो वो भी बता देता हूँ। कंपाइलोट्रोपस में जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्स शू शेप्ड का होता है, रेस्ट ऑफ दी जो अरेंजमेंट है वो हेमी एनाट्रोपस टाइप ही होता है। ठीक है, वेरी वेल। So these are different types of ovule, है ना, and what we saw today is the complete process of microsporogenesis, है ना, different types of ovules and the detailed structure of embryo sac. Okay, with this we end this video lecture here. Next video lecture में हम लोग आगे बात करेंगे next topics of this chapter. So stay tuned, stay safe. Thank you.